हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मास्टर पी वाई क्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें 9 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज डिवाइड करके हर चैप्टर के आए हुए लास्ट 9 इयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पोर्शन लिया है वो इंडियन इकोनॉमी का लिया है। इंडियन इकोनॉमी को कुछ पार्ट्स में किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 3 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी है। इस चैप्टर में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके आए हुए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था, consider the investments in following assets: brand recognition, inventory, intellectual property, and mailing list of clients. How many above are considered as intangible investment? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले तो ये समझिएगा। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी असेट है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, रेंटल सर्विसेज एक्सेट्रा में यूज होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज में यूज होता है। ये एक तरीके से इनडेफिनिट या इनडिफाइनेबल असेट है। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रांड नेम को, लीगल एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, मोशन पिक्चर फिल्म्स, कस्टमर लाइसेंसेस, कस्टमर लॉयल्टी, पेटेंट, लोगो, ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर्स, कस्टमर डेटा, ट्रेडमार्क, इन सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जो भी नॉन फिजिकल असेट है वो आती है आपकी इंटेंजिबल असेट में। इसमें खास बात यह है कि ये बिजनेस द्वारा या तो अक्वायर की जा सकती है या परचेज की जा सकती है, ठीक है। इसको अक्वायर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस शीट में, बिजनेस के बैलेंस शीट में केवल तब शो करेंगे जब इसको परचेज किया जाए। अदर देन दैट ये बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर जो भी आपकी मेलिंग लिस्ट वगैरह है ये सब भी इसमें शामिल होती है। गुडविल भी जो आती है बिजनेस की वो इंटेंजिबल असेट ही है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में ब्रांड रिकॉग्निशन आएगा। इन्वेंट्री एक फिजिकल फॉर्म ऑफ असेट है, ये नहीं आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स आएगा। तो इसमें आप ओनली 3 को क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। नंबर 1, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी is that it necessarily improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign market. देखिए डिवैल्यूएशन क्या होता है पहले तो ये समझना चाहिए। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो आपकी करेंसी है उसका प्राइस, आप जो एक्सचेंज रेट जिसको आप कह रहे हैं उसको फॉरेन करेंसीज या अदर करेंसीज के रिस्पेक्ट में कम करना, ये होता है डिवैल्यूएशन। तो जब आपकी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाएगा तो क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाएंगे क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट में इंप्रूव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो अभी आपने देखा कि ये फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के लिए नहीं है, करेंसी को कम करने के लिए है, ना कि बढ़ाने के लिए है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। देखिए ट्रेड बैलेंस जो है वो आपकी करेंसी की वैल्यू पर केवल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
तो ये नेसेसरली ऐसा रिफ्लेक्ट करे कि आपका ट्रेड बैलेंस अच्छा हो जाएगा, ये नहीं कह सकते हैं। ये वास्तव में अन्य आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। केवल आपकी करेंसी के वैल्यू कम होने से ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव नहीं हो जाएगा। जैसे आप इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपका ट्रेड बैलेंस तो बेहतर होगा। लेकिन आप इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके ट्रेड बैलेंस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये नेसेसरीली नहीं कह सकते कि इसको इम्पैक्ट ही करेगा। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, बाकी सेकंड और थर्ड गलत है। तो आप इसमें ए पर टिक करिए, वन ओनली इसको सही करिए। थर्ड है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट, डिमांड फॉर मार्केट गुड्स माइट इंक्रीज। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें नहीं बदलें तो डिमांड किसी भी चीज़ की कब बढ़ेगी। नंबर वन, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेस, अगर सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड बढ़ेगी। नंबर टू, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इंक्रीजेस, तो डिमांड बढ़ जाएगी। या अ गुड इज अ इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर कोई गुड इंफीरियर गुड है और कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या उसका प्राइस फॉल हो जाए, तो डिमांड किस सिचुएशन में बढ़ेगी। ठीक है, देखिए बेसिकली डिमांड पर असर किन चीज़ों का पड़ता है। सबसे पहले पड़ता है कि उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं। रिलेटेड गुड्स का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। रिलेटेड का मतलब सब्सटीट्यूट गुड भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है। तो सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो प्राइसेस हैं उनका अगर चेंज होगा तो डिमांड पर असर पड़ेगा। ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ जाए, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, लोगों के परचेज करने वाले लोग बढ़ जाएं, यानी कि बायर्स के नंबर बढ़ जाएं, या लोगों के प्रेफरेंसेस पर असर पड़े, इन सब चीज़ों का डिमांड पर बहुत असर पड़ता है। अब वन बाय वन देखते हैं कि किन चीज़ों का असर पड़ेगा इसमें। पहली चीज़ ये है कि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाना, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं चाय और कॉफ़ी का। ठीक है, तो अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो लोग चाय क्या करेंगे, लोग टी को ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे, टी की इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट गुड, एक की जगह जो दूसरी इस्तेमाल हो सकती है, उसका प्राइस बढ़ा तो निश्चित तौर पर डिमांड आपके प्रोडक्ट की बढ़ेगी। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो क्या कार में ज़्यादा बिकेगी या कम बिकेगी, तो कार की सेल डाउन हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। थर्ड वन, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखिए इंफीरियर गुड कंज्यूमर कब कंज्यूम कर रहा होता है, जब उसकी इनकम कम होती है। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी वो इंफीरियर गुड्स को खरीदना बंद कर देगा। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो वो उन गुड्स की डिमांड कम कर देगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये वाला भी सही नहीं होगा। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस गिर जाए, अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। ठीक है, तो 1 और 4 पर लगाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन अगर सरकार लोगों को कुछ सामान फ्री दे रही है, जैसे अनाज फ्री दे रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो पोटेंशियल बेनिफिट है जो किसी व्यक्ति को, इन्वेस्टर को या बिजनेस को, जब वो कोई एक किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के बजाय चूज करता है, तो जो पहली चीज़ का कॉस्ट होता है, जो पहली चीज़ का फायदा होता है, वही फायदे का और दूसरे के फायदे के डिफरेंस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको एक सिंपल फॉर्मूले में याद समझने की कोशिश करिए। ये फॉर्मूला आप ऐसे समझिए कि आपके पास दो चॉइसेस थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट चॉइस जो आपने छोड़ दी, ठीक है, जो जो चॉइस आपने नहीं ली है,
तो उस पर जो रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट था, जो चॉइस नहीं ली है उस पर, उसको माइनस कर दीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो चॉइस आपने की है। तो अगर जो चॉइस आपने नहीं की है और जो चॉइस आपने की है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने टीचर के बजाय सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, या टीचर के बजाय आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो एक में आपको क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता और दूसरे के बजाय आपको क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता? उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्वेश्चन पर आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने उसको फ्री टू पब्लिक दे दिया है? ठीक है, देखिए गवर्नमेंट के पास जो भी प्रोडक्ट आया, मान लीजिए कि मैं अनाज की ही बात कर लूँ, तो वो जो भी पैसा आया टैक्स के थ्रू आया। ठीक है, तो अब जब किसी पर्सन ने आपको टैक्स दिया है तो इस एक्सपेक्टेशन से दिया है कि उसका इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक के लिए होगा, लेकिन उस पर ना करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स दे रहे हो, अनाज दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने चॉइस फर्स्ट के बजाय चॉइस सेकंड लिया है। ठीक है, यानी कि जनता के वेलफेयर पर खर्च करने के बजाय लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो फ्री पाने वालों के बजाय ट्रांसफर हो गई किस पर? टैक्स पेयर पर। तो थर्ड ऑप्शन जो है वहाँ वो ज़्यादा सही है। यहाँ पर आप सी में जाइए और सी को क्लिक करिए। ठीक है, क्योंकि जो भी पब्लिक सर्विस है वो उसको मिलनी चाहिए थी, उसके बदले वो जो मिली नहीं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as a concept is better explained in terms of the process which enables individuals of a country to accumulate more capital. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो कंट्री के लोग हैं, जो देश के निवासी हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल आ जाए। नंबर 2, इंक्रीजिंग इन नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि लोगों के नॉलेज, स्किल या कैपेसिटीज में इंक्रीज किया जाए। या इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, और फोर्थ है एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। इन चार में से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहेंगे? ठीक है, देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि एजुकेशन, हेल्थ या ऐसे अन्य चीज़ों पर किए जाएं जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो। ठीक है, जब लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब लोगों का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता हो, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पर किए जाएं जैसे एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ओईसीडी ने ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन किया है कि ह्यूमन कैपिटल एज द नॉलेज, स्किल्स, competencies and other attributes embodied in individuals or groups of individuals acquired during their life used to produce goods, services or ideas in market circumstances. ठीक है, मतलब आप लोगों के में नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसीज को ऐसे डेवलप करें लोगों के बीच में जिससे वे अपने जीवन के दौरान ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या आइडियाज कर सकें। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। ह्यूमन कैपिटल आप समझ गए। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब, पहला पॉइंट देखेंगे तो फॉर्मेशन ऐसा नहीं करना है कि लोगों के पास मोर कैपिटल आ जाए, वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सेकेंड क्या है? इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल एंड लेवल्स ऑफ कैपेसिटीज ऑफ द पीपल। सेकेंड वन इज करेक्ट। थर्ड वन, टैंजिबल वेल्थ, यानी कि जो ऐसी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको आप छू सकते हैं, जैसे बाइक है, स्कूटर है, मकान है, उसमें उसकी ग्रोथ को ह्यूमन कैपिटल नहीं कहा जाएगा, जबकि इनटेंजिबल जैसे कि स्किल है उसको हम ह्यूमन कैपिटल मानेंगे। तो 4 1 इज करेक्ट। तो सेकेंड एंड फोर आर करेक्ट।
सो यू कैन गो विद द सी. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, consider the following statements. Number one, the rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in last decade. Number two, ये 2015 का क्वेश्चन है. The gross domestic product at market prices has steadily increased in last decade. ठीक है. तो पहली चीज ये कह रहे हैं कि जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ी है पिछले एक दशक में. नहीं, ये सच नहीं है. अगर हम 15 के रेफरेंस में देखें तो उस दौरान क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. और अभी के रेफरेंस में देखें तो पैंडेमिक और वॉर सिचुएशंस हैं. तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो स्टेडिली इंक्रीज नहीं हुई है, बल्कि ये फ्लक्चुएट हुई है. तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है. सेकेंड, the gross domestic product at market prices has steadily increased in the last decade. देखिए, लास्ट डिकेड में लगातार हमारी मार्केट प्राइस पर जीडीपी में वृद्धि हुई है. इंडिया तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, इंडिया पॉजिटिव ग्रोथ रेट देने वाली इकोनॉमी है, ये आप हर बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे. तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है. तो आप इसमें टू ओनली पर जाइए. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Number one, slowing economic growth rate. Number two, less equitable distribution of national income. ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है. देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, पहले तो ये समझिए कि होता क्या है. टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि गवर्नमेंट को जीडीपी में कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स मिला हुआ है. ठीक है. और ये दिखाता ये है कि गवर्नमेंट कितने अच्छे से इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल रख रही है. और ये वास्तव में गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू दिखा रहा है जीडीपी के पर्सपेक्टिव में. ठीक है. जितना टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा जीडीपी में, जितना अच्छा रेशियो होगा, उसका मतलब ये होगा कि कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है. गवर्नमेंट जो है, जो फंड्स हैं वो बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पा रही है और उसमें ट्रांसपेरेंसी, इफ़िशियंसी सब है. ठीक है. तो जो अगर ये बहुत अच्छा है तो अलग मामले हैं. अगर ये डिक्रीज हो रहा है तब आप समझिए क्वेश्चन के नज़रिए से. ठीक है. तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो जाएगी. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम होता जा रहा है. ठीक है. दूसरा, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. देखिए, अगर नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल टैक्स कलेक्शन से इक्विटेबल नहीं होता है. वो बेसिकली गवर्नमेंट की प्लानिंग प्रोसेस से, गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रही है, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो बेहतर होता है. तो बेसिकली टैक्स टू जीडीपी रेशियो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से. तो सेकेंड वन करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वन केवल करेक्ट है. नेक्स्ट, increase in absolute and per capita real GDP do not connote a higher level of economic development. अगर absolute और per capita real GNP बढ़ रही है तो इससे हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. यदि, ठीक है, अगर जीएनपी लगातार बढ़ रही है, पर कैपिटा भी बढ़ रही है, एब्सोल्यूट भी बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा. कब? जब इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप द पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट. अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत कम है और एग्रीकल्चरल आउटपुट ज़्यादा है, या एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट, या एग्रीकल्चरल आउटपुट कम है या इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा है. तीसरा, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है. चौथा, इम्पोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट्स. देखिए, ये क्वेश्चन जो है सिंपली अगर हम कहें तो ये बेसिकली ग्रोथ
वर्सेस डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी जो जीएनपी है वो एब्सोल्यूट और पर कैपिटा टर्म में बढ़ रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अगर हम रिलेशन देखें तो वास्तव में ग्रोथ का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जब हर एक एरिया में ग्रोथ हो रही होगी तो वो डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हो सकती है, और अगर जीएनपी बढ़ रही है तो देश में कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या ये सोसाइटल रिफ्लेक्शन और इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन मैच कर रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का इशू आएगा। तो अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, जीएनपी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, इन दोनों का सीधा रिलेशन कोई भी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये केवल सेक्टोरल ग्रोथ की बात कर रहा है। और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रहे हैं, तो इससे जीएनपी का कोई बहुत सीधा रिलेशन नहीं है, ठीक है। जीएनपी में ये चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन ये जीएनपी को इंक्रीज या डिक्रीज तो करेगी, लेकिन डेवलपमेंट पर कैसे असर डालेगी, क्योंकि ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जीएनपी में तो ऐड होगा, लेकिन इसका कंट्री के डेवलपमेंट से कोई बहुत सीधा संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सी है वो सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट नहीं। नेशनल इनकम के चैप्टर में ही चौथा क्वेश्चन देखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड विद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, 2015 का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जो है वो किसके नहीं अवेलेबल होने से होती है। गुड्स एंड सर्विसेज कम पड़ जाएं तो क्या इंटरनेशनल लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर कम पड़ जाए, डॉलर और हार्ड करेंसीज कम पड़ जाएं, या एक्सपोर्टेबल सरप्लस कम पड़ जाए। देखिए, जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है वो बेसिकली रिफर करती है एडिक्वेसी ऑफ कंट्रीज और द वर्ल्ड्स इंटरनेशनल रिजर्व्स, ठीक है। जो भी कंट्री या वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है, एडिक्वेसी पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में, तो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली यूएस डॉलर और यूएस डेफिसिट से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी यानी कि तरलता डिपेंड करेगी डॉलर्स और करेंसीज कितनी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो ये किसकी नॉन अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, डॉलर्स। डॉलर्स कम पड़ रहे हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अदर हार्ड करेंसीज कम पड़ रही हैं, तो ये लिक्विडिटी का इश्यू बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चंस क्या क्या है वो देखिएगा। देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। आप इंडिया में देखेंगे तो लगातार डेफिसिट बजट आ रहा है। विच एक्शंस or of the following can be taken by government to reduce the deficit। सिंपल क्वेश्चन है, बजट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दे। दूसरा, न्यू वेलफेयर स्कीम शुरू कर दे। तीसरा, रेशनलाइजिंग सब्सिडीज कर दे। और चौथा, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी कर दे, ठीक है। अब आते हैं कि बजट डेफिसिट बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है। तो बजट डेफिसिट को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताते हैं फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति। क्योंकि बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली रिलेटेड होती है टैक्सेशन से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी उससे, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट से,
और इसके साथ साथ रिलेटेड होती है डेप्ट या सरप्लस मैनेजमेंट से। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में आती हैं जो बजट के टूल होते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिसिट बजट है, बजट में घाटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बजट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है। ठीक है, तो अगर आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो फिर आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका बजट सही हो जाएगा, आपके बजट में जो घाटा है वो कम दिखाएगा, तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना होगा। अगर आप नई वेलफेयर स्कीम शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके खर्चे बढ़ेंगे, रेवेन्यू जनरेशन तो इससे होगा नहीं। तो जब आप नए वेलफेयर स्कीम शुरू करते हैं, तो आपका बजट घाटा बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो ये चीज़ लागू नहीं होगी। तीसरा, रेशनलाइजिंग सब्सिडीज़। अगर गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है उसको कम कर ले, उसको रेशनलाइज कर दे, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का घाटा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, ठीक है, तो आपके बजट घाटे पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे कोई बजट घाटे पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट ज़्यादा करने पड़ेंगे और आपका घाटा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं रिलेटेड होगी। तो केवल 1 और 3 सही होगा, आप इसमें सी पर मार्क करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, है फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन इकोनॉमी, ठीक है, तो क्या होगा। ये 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कंट्री में कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम किया है तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, तो अगर लोन ज़्यादा ले रहे हैं लोग, तो कंज्यूमर्स के पास मनी आ रहा है, और अगर मनी आ रहा है तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, तो ये चीज़ तो लागू नहीं होगी। दूसरा, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, तो इससे टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री। ठीक है, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आपने इंटरेस्ट रेट कम किया है, लोग लोन ज़्यादा लेंगे। ठीक है, जब लोन ज़्यादा लेंगे तो जगह जगह पर इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द टोटल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। नहीं, इसका सेविंग कैसे बढ़ जाएगा, आपने तो लोन लिया हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ता तब तो सेविंग बढ़ जाती, क्योंकि लोग पैसा जमा करते। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लोग पैसा नहीं जमा करेंगे, सेविंग्स कम होंगी। ठीक है, तो सी केवल इसमें सही होगा, बाकी सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आएगा। देखिए, दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते थे, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो प्लान नहीं है वो सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आएगा। जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जो आप पेंशन्स देते हैं, स्टेट्यूटरी ट्रांसफ़र करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में, जो आप सब्सिडीज़ देते हैं, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो सब आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये सारे आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे, और इसलिए आप इसको 1 2 3 4 चारों करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 2018 का है, FRBM एक्ट को लेकर है, कि FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट्स हैज़ बीन रिकमेंडेड अ डेब्ट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर जनरल गवर्नमेंट बाय 2023, comprising 40% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए FRBM एक्ट जो है वो वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिससे देश में इंटरजेनरेशनल इक्विटी क्रिएट हो फिस्कल मैनेजमेंट में, और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव किया जाए। ये टारगेट था आपका
इस FRBM एक्ट का। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है उस एक्ट के बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है ये, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 49% ऑफ जीडीपी टू द स्टेट गवर्नमेंट। बस इसमें क्या है कि ये 21% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वाला है और 49% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। तो इसमें डेटा को बस पलटा गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। थर्ड, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंडेटरी टू स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम एनी if the former owns any outstanding liabilities to the later। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कोई लोन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने से लोन लिया हुआ है और उसके बाद कोई और लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये बात सही है। ठीक है, तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। With reference to expenditure made by an organization or a company, with which of the following statement is correct? Number one, acquiring new technology is a capital expenditure. Debt financing is considered as capital expenditure, while equity financing is considered as revenue expenditure। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले समझ लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल टर्म जहाँ भी इकोनॉमी में यूज़ हो रहा है उसको आप मोटे तौर पर यूँ समझिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो रहा है। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म रेवेन्यू है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम में जाएगा। जो लॉन्ग टर्म है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम में जाएगा। ठीक है, अब इतना आपकी समझ में आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो है जो अपग्रेड करने के लिए या फिजिकल असेट्स को मेंटेन करने के लिए या बड़ी प्रॉपर्टी बिल्डिंग के लिए या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जो अचीव किया जाता है, वो सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये लॉन्ग टर्म रिपेमेंट देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो आप रिपेमेंट ऑफ लोन करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लोन रिपेमेंट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। डेप्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। ठीक है, तो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन अगर आप कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेप्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं या इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप वन ओनली पर टिक करिए। ठीक है, अब डेप्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग जो टर्म यूज हुए उनको भी शॉर्ट में बता देते हैं। डेप्ट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी मनी बोरो कर रही है और उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ पे करेगी, तो इसको डेप्ट फाइनेंसिंग कहा जाएगा। इसी तरीके से इक्विटी फाइनेंसिंग ये है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स वगैरह को बेच करके जो है जब कैपिटल अर्न कर रही होती है, तो उसको हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। तो ये दोनों भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से ही गलत हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट का मतलब है वो ऐसा बजट जो कि कैपिटल रिसिप्ट्स जैसे कि बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट से जो मिल रहा है, और जो लॉन्ग पीरियड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलकर बनता है आपका कैपिटल बजट। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि कैपिटल का मतलब जहां भी ये टर्म यूज हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है, तो भी लॉन्ग पीरियड जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि आपने जमीन जायदाद या असेट्स खरीदी हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स में जैसे आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी है या डिसइन्वेस्टमेंट करा है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल बजट में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक, तो पहली चीज, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपके कैपिटल बजट का हिस्सा हैं। दूसरा, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो भी हैं वो सब आ रहे हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तीसरा, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो चाहे आप लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये दोनों कैपिटल बजट का हिस्सा होंगे, ठीक है, जिसको आप लॉन्ग टर्म में रिपेमेंट भी करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप इसमें 1, 2 एंड 3 को लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider the following statement. Number one, the most of the India's external debt is owned by government entities. Number two, all the India's external debt is denominated in US dollar. पहली चीज ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी एक्सटर्नल डेब्ट है वो सरकारी संस्थाओं ने ले रखी है ज़्यादातर। और दूसरा, जो भी हमने कर्ज ले रखा है वो सब यूएस डॉलर में है। एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो ज़्यादातर यूएस डॉलर में है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो आता है गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर हम बात करें तो तीन सेक्टर्स की हम बात करते हैं। नंबर वन है कॉमर्शियल बोरोइंग। इसके बाद नंबर टू एनआरआई डिपॉजिट्स। और नंबर थ्री शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ये तीन जो मिलकर के भारत की कुल एक्सटर्नल डेब्ट का 77% के अराउंड, टू बी एग्जैक्ट 77.2% एक्सटर्नल डेब्ट का पार्ट है। तो ये गवर्नमेंट एंटिटीज के कारण नहीं, कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआई डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट की वजह से हमारे एक्सटर्नल डेब्ट का मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है वो डिनोमिनेटेड बाय यूएस डॉलर है, नहीं, ये डिनोमिनेटेड बाय इंडियन रुपी है। ठीक है, बहुत सालों से ये डिनोमिनेटेड बाय इंडियन रुपी है। ज़्यादातर जो है एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन डेब्ट मार्केट में रुपीज़ के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो आप इसमें नाइदर 1 नॉर 2 लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following, consider the following statement: purchasing power parity, exchange rates are calculated by comparing the prices of the same baskets of goods and commodities. ठीक है, of different countries. Number two, in terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy of the world. ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कॉन्सेप्ट होता है जब सेम कमोडिटी बास्केट को हम दो अलग अलग कंट्रीज में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी के बेस पर हम निकालते हैं। अगर पीपीपी डॉलर्स के टर्म में करें तो इंडिया इज नॉट द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट केवल सही होगा। With reference to Indian economy, consider the following statement. Number one, a share of the household financial saving goes towards government borrowing. Number two, dated securities issued at market related rates in auction from a large component of internal debt. पहला पॉइंट है कि जो अ शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग जो है वो गवर्नमेंट बोरोइंग्स में जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे गवर्नमेंट की ज़्यादातर बोरोइंग्स हैं वो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग से ही होती हैं। ठीक है, जो भी वो बैंक्स में डिपॉजिट, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग ज़्यादातर बैंक्स में डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल सेविंग्स हाउस होल्ड्स की हैं उसमें हम किन 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 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, इसमें हम इंक्लूड करेंगे जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, प्लस जो भी आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो। ठीक है, इसके बाद जो भी आपने पेंशन्स या पेंशन स्कीम में ले रखा है वो। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी शेयर, जो भी इंश्योरेंस आपने ले रखा है वो, ये सब आपकी
हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है। ठीक है, यही सेविंग सबसे बड़ा डोमेस्टिक फाइनेंस फाइनेंस का पूल बनाती हैं, जो कि गवर्नमेंट बोरो करती है। ठीक है, तो लगभग लगभग ओवरऑल जो पब्लिक डेप्ट है उसका 93% इंटरनल लेवल पर ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग से जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि डेटेड सिक्योरिटीज जो हैं वो मार्केट रिलेटेड रेट्स पर ऑक्शन करती हैं, जिससे एक इंटरनल डेप्ट बनती है। तो डेटेड सिक्योरिटीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट की प्राइमरी सिक्योरिटीज होती हैं, रेगुलर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ से गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करके इन्हीं जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, उनको बोरो करता है और वहाँ से फंड लेता है। तो ये वास्तव में मार्केट लार्ज कंपोनेंट है इंटरनल डेब्ट का। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये दोनों सही हो गए। तो आज हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं इसके, फिस्कल पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगले जो भी टॉपिक्स हैं उसका इकोनॉमी का पोर्शन कवर करेंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या डाउट हो रहे हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। प्लस अगर कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें कितनी समझ आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच।